जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे हो गए। तो आज जो हम लोगों ने सीरीज शुरू कर रखी है 10th क्लास की, तो आज हम 10th क्लास का अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। क्या आप लोगों को लगता है सिर्फ अमीर होना ही विकास है? क्या कोई आदमी अमीर हो गया तो क्या वो विकसित हो गया, या केवल आय का बढ़ना, मतलब पैसे आना, इनकम आना ही विकास है? नहीं। वास्तविकता में अगर बात की जाए तो वास्तविक विकास में हमारी आय के साथ साथ क्या क्या बढ़ना चाहिए? आप लोगों को पता होगा, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, हमें हमें अच्छी शिक्षा मिली हो, अच्छा स्वास्थ्य हमारे पास हो, रोजगार यानी कि हमें काम मिला हो। ठीक है। रोजगार के साथ साथ हमें क्या, सुरक्षा मिली हो। अगर सेफ्टी नहीं है तो क्या हम विकास कर पाएंगे? सुरक्षा मिली हो हमें। सुरक्षा के साथ में अगर मैं बात करूं, हम लोगों को सम्मान आदर मिला हो, पर्यावरण अच्छा हो, सम्मान सम्मान भी हमें मिले। ठीक है। पर्यावरण भी अच्छा हो, यानी कि हम इंसान का वर्सेटिलिटी में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि उसका विकास है ना हर तरीके से होना चाहिए, उसी को विकास हम लोग बोल सकते हैं। विकास की अगर मैं आप लोगों को यहाँ, अगर कोई बच्चा मुझे अभी इन सब चीजों को जोड़ के कोई विकास की डेफिनेशन बता सकता है कि विकास की डेफिनेशन क्या है? जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ही आप लोगों का, विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, नोट डाउन करें साथ के साथ सब बच्चे नोट्स बनाएं। विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, नोट करें यहां तक, विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समाज के जीवन स्तर में, व्यक्ति और समाज के जीवन स्तर में, व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन स्तर में आर्थिक, सामाजिक और मानवीय में, आर्थिक यानी कि धन दौलत, सामाजिक समाज का, व मानवीय, देखो इसमें आर्थिक, सामाजिक और मानवीय तीनों सुधार होता है। क्या होता है? सुधार होता है। वह क्या कहलाता है? हमारा विकास कहलाता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, इसके आगे पढ़ेंगे। सेकंड अगर हम बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट था विकास। सेकंड की अगर बात करते हैं, हर लोगों के लिए विकास अलग अलग है। जैसे किसान के लिए विकास क्या है? उसकी फसल अच्छी हो जाए, उसके खेत में सिंचाई के साधन संपन्न हो जाएं। वहीं एक नौकरी वाले इंसान के लिए विकास क्या है? कि उसकी नौकरी पक्की रहे, उसको अच्छा इंक्रीमेंट पैसा मिले। छात्र के लिए विकास क्या है? कि उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले, ऐसी शिक्षा दीक्षा मिले जिसके बेस पे आगे वो नौकरी ले सके, अपने रोजगार कर सके। तो ये सब चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विकास की बातें कर सकते हैं हम लोग। जैसे अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए, किसान के लिए अलग है, ठीक है, और स्टूडेंट्स के लिए अलग है विकास की डेफिनेशन। और वहीं पे हम देखते हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग डेफिनेशन। इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब भी आप लोग ये वीडियो देखने आते हैं तो अपना कॉपी पेन साथ में लेके चलें, और ये आपके अभी नहीं, एक बार आप नोट्स बना लेंगे तो ये फाइनल पेपर में भी इनसे बाहर कुछ नहीं आना है आपका। तो उसी हिसाब से आप लोगों को क्या करने हैं, हम लोगों को नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली एक बोल सकते हैं कि डिफरेंट पीपल्स के लिए
क्या है, डिफरेंट गोल्स होते हैं, विकास भी अलग अलग चीजें हैं। तो अभी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट गोल, डिफरेंट गोल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। तो डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल्स, अगर यहाँ पे हम लोग अभी बात करें कि जैसे विकास के गोल्स या लक्ष्य, विकास के जो लक्ष्य हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं लक्ष्य के, विकास के लक्ष्य हमारे दो दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक भौतिक लक्ष्य बोल सकते हैं हम, जैसे पहला है हमारा भौतिक लक्ष्य। भौतिक मतलब सामान, वस्तुएं, जैसे पैसा कमाना। भौतिक लक्ष्य के अंदर आते हैं हमारे धन, वस्तुएं, धन, वस्तुएं, हमारी आय, ठीक है, हमारी आय, ये सब चीजें जब बढ़ती हैं, जो हम धन दौलत जो पैसे से, इनका बढ़ना क्या कहलाता है, हमारा भौतिक लक्ष्य है। भौतिक लक्ष्य के बाद दूसरा आता है हमारा, इसका होता है अभौतिक लक्ष्य, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे आपका क्या, सम्मान की भावना, अभौतिक लक्ष्य है। तो अभौतिक लक्ष्य के अंदर हमारे आएंगे जैसे सम्मान, जो हम पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, जो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। जैसे मैं बात करूं अभी आपके सामने, आप लोगों की इज्जत, सम्मान, आप लोगों की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता मतलब आजादी। क्यों, जैसे कि 15 अगस्त 1947 से पहले देश क्या था, आजाद नहीं था। हमारी सुरक्षा, ठीक है, आपके सुरक्षा के साथ में और कुछ बोल सकते हैं आप, जैसे हमारा स्वच्छ पर्यावरण। तो ये सब हमारे क्या हैं, विकास के लक्ष्य भी दो प्रकार के होते हैं। भौतिक लक्ष्य जो हम धन से या आय से खरीद सकते हैं, और अभौतिक लक्ष्य जो पैसों से आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करें। यहाँ पे अल्टीमेटली हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि केवल धन से विकास नहीं होता है। केवल, आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, आपके एग्जाम में भी लिख सकते हैं, केवल धन से ही विकास नहीं हो सकता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट जो हम लोग बोलेंगे अभी, आय विकास का एकमात्र मापदंड क्यों नहीं है। हम केवल आय से ही हमारे विकास को क्यों नहीं माप सकते हैं। ये धन से ही विकास को हम क्यों नहीं माप सकते हैं, या धन या आय, आय ही, ये क्वेश्चन आ गया अगर एग्जाम में, विकास का मापदंड क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें पहली चीज है कि आय से हम लोग क्या नहीं है, आय के साथ साथ, क्योंकि पहला पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य भी हमें चाहिए, स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा और क्या क्या है, क्योंकि यहाँ आप एक पहले वर्ड लिख दें, क्योंकि हमें स्वास्थ्य भी आवश्यक है, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें आप बना सकते हैं, इसके साथ साथ हमें शिक्षा, सुरक्षा, शिक्षा भी आवश्यक है, ठीक है। तीसरा आप बना सकते हैं, सुरक्षा भी आवश्यक है, ठीक है। चौथा हम बोल सकते हैं कि हमें पर्यावरण भी आवश्यक है, ठीक है। इसलिए अकेला आय के बेस पे हम लोग, हाँ एक पॉइंट और, पांचवा आपकी इज्जत, सम्मान, स्वतंत्रता, वही सब बातें हैं, सम्मान भी हमारा आवश्यक है।
तो विकास के लक्ष्य हम लोगों ने पढ़े दो प्रकार के, भौतिक लक्ष्य और अभौतिक लक्ष्य। भौतिक में धन वस्तुएं आय से जो हम पैसा बढ़ना जो खरीद सकते हैं, और अभौतिक लक्ष्य में जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, सम्मान, स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वच्छ पर्यावरण। तो आय ही विकास का मापदंड नहीं है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य भी हमारा आवश्यक है, शिक्षा भी आवश्यक है, सुरक्षा भी आवश्यक है, सम्मान भी आवश्यक है। जल्दी से नोट डाउन करें। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। तो ये हमारा आगे जो हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर में है। अभी आय की बात चल रही है, तो प्रति व्यक्ति आय। आपको पता है, जैसे आपके फैमिली में मान लेते हैं 5 आदमी हैं, और आपकी फैमिली की इनकम या आपके पापा 5 लाख रुपए ही कमा रहे हैं, तो वो 5 लोगों में बट रहे हैं। अगर वो 5 लोगों में बट रहे हैं, तो सबके हिस्से में कितने कितने आएंगे? 1-1 लाख रुपए। तो हम अभी बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय। जिस परिवार की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो क्या होगा? ज्यादा अमीर होगा। ऐसे ही सेम है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी वो देश ज्यादा अमीर होगा। जैसे आज के समय में अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय हमारी इतनी ज्यादा नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में पर कैप्टा इनकम भी बोलते हैं। इसको निकाला कैसे जाता है? निकालने का बहुत आसान तरीका है। जैसे मैंने बताया 5 आदमी है, 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दो, 1-1 लाख रुपए आय होगी। ऐसे ही अगर हम लोग देश की, अपने पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, तो इसका एक सूत्र होता है, वो है कुल, जिसको हम बोल सकते हैं कुल राष्ट्रीय आय। जो हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय को अगर हम लोग कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देंगे, तो हमारी क्या निकलाएगी? प्रति व्यक्ति आय। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, मान लेते हैं कि अपने देश की 10,000 या 1 लाख रुपए टोटल इनकम है, और हम लोग अपने देश में अगर 100 लोग रहते हैं, तो कितनी हो जाएगी हर व्यक्ति की आय? इससे ये कट गया 1,000 रुपए। ठीक है, ये एक मैंने उदाहरण के रूप में आप लोगों को बताया है। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। अब जब हमें दो देशों की तुलना करती होती है ना, दो देशों की तुलना करनी हो, तो तुलना भी हम राष्ट्रीय आय से करते हैं, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय से। लेकिन इसमें एक चीज बताइए आप लोग मुझे, क्या ये 1,000 रुपए हर आदमी के हिस्से में आ रहे हैं? जैसे अपने देश की ही बात करें, हो सकता है प्रति व्यक्ति आय ज्यादा निकलाए। जैसे आपके परिवार में हो सकता है 1-1 लाख रुपए सबकी आय निकलाई, लेकिन हो सकता है आपके मम्मी पापा के पास ज्यादा पैसे हैं, आप लोगों के पास पैसे कम है। ऐसे ही अगर हम अपने देश की बात करें, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, टाटा, अंबानी वगैरह, उन लोगों के पास, बिजनेसमैनों के पास ज्यादा पैसे हैं, बाकी आम जनता के पास कम पैसे हैं। तो ये जो हमारी इस राष्ट्रीय आय, ये प्रति व्यक्ति आय है, ये पूरे देश का पूरा ब्यौरा नहीं बताती हमें कि देश के अंदर कौन अमीर है कौन गरीब है। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो इसकी सीमाओं में आता है, यह नहीं बताती हमें, क्या नहीं बताती? यह नहीं बताती कि नंबर 1 पॉइंट क्या नहीं बताती हम लोगों को कि आय किसके पास है, गरीब कितने हैं, पहली की आय किसके पास है, दूसरा, ठीक है, देश में गरीब कितने हैं। नोट डाउन करें कि देश में गरीब कितने हैं, ये हमें नहीं बताती। तीसरा, ये शिक्षा कैसी है और स्वास्थ्य कैसा है, प्रति व्यक्ति आय से हमें ये भी नहीं पता चलता। जैसे शिक्षा, हो सकता है एक परिवार की आय, आपके पड़ोसी की आय हो सकता है वो 10 लाख रुपए कमा रहे हो आप लोगों से ज्यादा, उनके परिवार की आय हो, और लेकिन हो सकता है उनके यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हो, शिक्षा कम हो सकता है उनके यहाँ बीमार ज्यादा लोग रहते हो, ठीक है, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, भले ही उनकी इनकम ज्यादा हो। तो इससे हमें ऐसे ही क्या नहीं पता चलता, स्वास्थ्य कैसा है, ये केवल पैसे को बताती है। तो इसलिए इसकी ये क्या है, हमारी लिमिटेशन भी है। इसकी इन लिमिटेशनों को
क्या बोलते हैं हम लोग, ये इनकी कमियां भी हैं। ओके, जल्दी से नोट डाउन करें। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सार्वजनिक सुविधाएं। आपके चैप्टर में है कि हर आदमी हर चीजें नहीं खरीद सकता। ठीक है, जैसे गरीब आदमी है, ठीक है, ये हमारा 5 नंबर पे था, अभी आ जाएगा हमारा 6 नंबर। सर, क्या हम सब लोग चाहे कितना ही अमीर है, क्या सड़कें अकेला अपनी खरीद सकता है? पूरे देश में अलग सार्वजनिक सड़कें हैं, सरकारी सड़कें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अकेला आदमी नहीं खरीद सकता है। तो ऐसी सुविधाएं जो सरकार जनता को उपलब्ध कराती है, सार्वजनिक सुविधाएं कौन सी होती हैं? ऐसी सुविधाएं जो सरकार जनता को उपलब्ध कराती है, उनको बोलते हैं सार्वजनिक हम लोग सुविधाएं। मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप लोग सब बच्चे अगर जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, यहां लिख देता हूं मैं आगे, जैसे सरकारी विद्यालय, सड़क मैंने लिख दिया, ठीक है, अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल हैं इसमें वो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद है बिजली है, पानी है, ठीक है, बिजली, पानी, ठीक है। और आप बोलो तो इसमें हाँ, परिवहन व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, अपनी पर्सनल गाड़ियां नहीं, सार्वजनिक परिवहन। तो ये सब किस में आते हैं हमारे, ठीक है, सार्वजनिक सुविधाओं में आते हैं। तो जिनको, क्योंकि हर व्यक्ति हर निजी सुविधा नहीं खरीद सकता है, तो इसीलिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि इसीलिए सरकार इन सबको ये उपलब्ध करवाती है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, क्योंकि हर व्यक्ति निजी नहीं, निजी सुविधा नहीं खरीद सकता। समझ गए इतना? यहां तक में किसी को कोई डाउट? जल्दी से इसको नोट डाउन करें। इस चैप्टर के अगर ये इतने नोट्स आप लोगों ने बना लिए तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये सब आएंगे। तो जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी यहाँ देता हूं, जैसे कि हमारे पड़ोस में अपना देश है श्रीलंका। श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन वो हमारे यहाँ से, उसमें क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई में जब देशों का सर्वे होता है ना, उसमें वो हमारे भारत देश से कहीं ना कहीं ऊपर फॉल करता है, ऊपर पड़ता है। भले ही वो गरीब देश है, लेकिन वो हमारे इसमें एचडीआई ह्यूमन डेवलप, आगे बात करेंगे हम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो आगे पड़ता है। स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्व, तो अभी इसके अगर आगे हम बात करते हैं आप लोगों का 7th पॉइंट, स्वास्थ्य व, नोट डाउन करें साथ में, शिक्षा का महत्व। क्या है? स्वास्थ्य व शिक्षा का महत्व। अगर मैं स्वास्थ्य और शिक्षा, यदि किसी देश का नागरिक स्वस्थ एवं शिक्षा है तो वो देश तेजी से विकसित करेगा। अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी देश में अगर कोई भी नागरिक स्वस्थ है और उसके पास अच्छी शिक्षा है तो वो अच्छा नागरिक बनेगा और अपने देश को क्या करेगा, ज्यादा जल्दी विकसित करेगा। तो जो भी, जिस भी देश में, जिस देश में स्वास्थ्य व शिक्षा अच्छी है तो विकास भी अच्छा होगा। इसको नोट डाउन करें जल्दी से। तो उस देश का क्या होगा, विकास भी अच्छा होगा, वो इतना ही जल्दी ग्रो करेगा देश। नेक्स्ट है, इसी में अगर हम लोग बात करते हैं, स्वस्थ एवं शिक्षित है तो देश भी तेजी से विकसित करेगा। ठीक है, उसका क्या होगा, विकास अच्छा होगा और तेजी से होगा, तेजी से विकास होगा। ये भी आप नोट डाउन करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर अब हम लोग 8वें पॉइंट पे अगर बात करते हैं, ये है शिशु मृत्यु दर। अगर मान लेते हैं आपके शहर में
या आपके गांव में एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए हैं और उन 1000 में से अगर 500 बच्चे मर गए तो कितने ज्यादा बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, तो देश का विकास कैसे होगा, आधी पॉपुलेशन तो ऐसे ही मर जा रही है। तो जिस देश में शिशु मृत्यु दर जितनी कम होती है तो उतना ही वो देश को भी डेवलप माना जाता है, क्योंकि बच्चों की भी उनको न्यूट्रिएंट प्रोटीन्स मिल रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन मिल रहा है, उनका विकास अच्छे से हो रहा है। तो इस चीज के ऊपर भी हम लोग अभी बात करेंगे। सबसे पहले शिशु मृत्यु दर हम लोग बोलते किसे, इस पे ध्यान दे। एक वर्ष में, एक वर्ष से कम आयु के, अगर शिशु का अर्थ है 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000, कितने कितने लिखना है, प्रति 1000 पे। शिशु मृत्यु दर कितने बच्चों पे होती है, प्रति 1000 जीवित बच्चों से, 1000 जीवित बच्चों से, बच्चों में होने वाली मृत्यु, ठीक है, मृत्यु की संख्या से इसका अर्थ होता है। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए और 970 बच्चे जिंदा हैं, ठीक है, और केवल कितने बच्चे मरे हैं, 30 बच्चे मरे हैं एक साल से कम आयु के। ठीक है, तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि वहां का, हम अच्छा बोल सकते हैं कि वहां की शिशु मृत्यु दर है वो कम है, बहुत कम बच्चे मर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, उस देश का डेवलपमेंट भी वैसे ही होगा। तो इसीलिए जितनी शिशु मृत्यु दर कम होगी, ये जितनी भी कम होगी, यहां लिख देता हूं मैं, शिशु मृत्यु दर कम है तो उस देश का क्या होगा, विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो उस देश का विकास क्या होगा, विकास अच्छा होगा और अधिक होगा। तो ये, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करें। 9वां पॉइंट है, आता है साक्षरता दर। जैसे हम लोगों ने बात की थी, अगर आपके पड़ोसी उनके पास पैसे तो हैं लेकिन उनके बच्चे या वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका वो भी विकसित नहीं माना जाएगा, उनका भी विकास अच्छा नहीं माना जाएगा। साक्षरता दर से मतलब है, बच्चों आप लोगों को बता सकते हो कि साक्षरता दर कितने साल के बच्चों से मानी जाती है। क्या एक बूढ़ा आदमी अनपढ़ है तो वो क्या साक्षरता में है या बिना साक्षरता में, या कोई एक 3 साल का बच्चा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो क्या वो साक्षर में उसको काउंट करेंगे या उसको निरक्षर में या अनपढ़ता में काउंट करेंगे। तो यहाँ देखो, साक्षरता का अर्थ होता है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के, 7 वर्ष या, अगर 7 साल या उससे अधिक आयु के जो भी इंसान या पुरुष हम लोग हैं, आयु के, पढ़ने लिखने वाले आयु के, और जो पढ़ने और लिख सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले जो 7 साल या उससे अधिक की उम्र के हैं, हमारे नागरिक हैं, और जो पढ़ लिखने वाले का प्रतिशत आर्थिक साक्षर प्रतिशत कहलाता है। इसमें हम लोग बात कर सकते हैं, क्या आप लोगों को ये पता है अपने देश में सबसे पढ़ा लिखा, ठीक है, अभी के समय में सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल। कौन सा है, केरल। ठीक है, इसको हम सबसे साक्षरता, ज्यादा साक्षरता वाला ही बोल सकते हैं, और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। कौन सा है, बिहार। ये भी आप नोट डाउन कर लें, कौन सा राज्य है, बिहार। यानी कि अगर हमें अधिक साक्षरता है तो उसका विकास भी अधिक होगा। यहाँ पे इससे, जैसे शिशु मृत्यु दर कम थी तो विकास अधिक था, सेम है, साक्षरता अधिक तो विकास भी अधिक। ये नोट डाउन कर लें, इनका रिलेशन है सीधा। बस कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन, जल्दी से इसको नोट डाउन करें।
बस लास्ट 1 या 2 स्लाइड और रहेगी अपनी इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर साथ के साथ नोट डाउन करें, इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। ये अच्छे, बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों के बन रहे हैं। ये चाहे आप, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, सेट का पेपर दें, चाहे हाफ ईयरली दें या कोई भी दें, तो ये उसके ऊपर, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि एक अच्छा गुड क्वेश्चन कैसे, गुड आंसर कैसे लिखा जाता है, अच्छा आंसर, परफेक्ट आंसर कैसे लिखा जाता है, तो उसमें ये नोट्स आपके सब यूज होंगे। अभी बात करते हैं हम लोग जीवन प्रत्यय, हमारी प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है आप लोगों का कि एक इंसान, जैसे अपने देश में मान लेते हैं पिछली जनगणना के हिसाब से हमारी औसत आयु कितनी, 74 साल थी। इस जनगणना में हो सकता है बढ़ जाए। जिस देश में आदमी जितने लंबे समय तक जीता है तो उस देश की उतनी अधिक जीवन प्रत्याशा मानी जाती है। तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा जितनी अच्छी होगी वो देश उतना ही क्या होगा, अधिक विकास करने के लिए आगे बढ़ेगा। किसी व्यक्ति के औसत जीवित रहने की अनुमानित आयु, जीवन प्रत्याशा का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवित रहने की अनुमानित आयु। जैसे मैं लगभग बताऊं, अपने भारत की लगभग 74 वर्ष है पिछली जनगणना के हिसाब से। ये जो अभी नई जनगणना होगी उसमें हो सकता है ये अभी बढ़ जाएगी। तो जितनी अधिक जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही क्या होगा, बेहतर विकास। इसमें भी आप लिख सकते हैं अधिक जीवन अगर जी रहा है तो क्या होगा, ठीक है, अधिक विकास माना जाता है। जनरली इनमें ये सीधा सा संबंध होता है। तो ये पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। ये आपका 10वां नंबर था। अगर मैं अभी 11वें नंबर पॉइंट की यहाँ पे बात करता हूं तो मानव विकास, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सम्मानजनक जीवन और पर्याप्त आय, इन सबको मिलके क्या बनता है हमारा जो मानव का विकास के अंदर, अगर हम लोग बात करें अच्छी शिक्षा, अगर आपको शिक्षा अच्छी मिली है, आप लोगों का अच्छा स्वास्थ्य अगर अच्छा है, ठीक है, और हमारी आय भी अगर अच्छी है, ठीक है, तो अगर आपकी आय भी पर्याप्त आय है कि आप आपका जीवन जी सकते हो, तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, मानव का विकास हो रहा है। इसी आधार पे हमारा एक यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से हमारा क्या है कि ह्यूमन, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई को बनाया है। और इस एचडीआई में 3 आधार बनाए हैं मेनली। कितने आधार बनाए हैं? 3 हमारे आधार बनाए हुए हैं। पहला आधार है कि जिस देश के हेल्थ, स्वास्थ्य, मैं नीचे लिख देता हूं, हेल्थ अच्छा है तो वो देश क्या है, ज्यादा डेवलप करेगा। दूसरी चीज, जिस देश की शिक्षा यानी कि एजुकेशन अच्छी है तो वो देश अच्छा क्या करेगा, ग्रो करेगा। और तीसरा है, स्वास्थ्य के बाद क्या है, आय मतलब इनकम। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो एचडीआई है, मानव विकास सूचकांक, वो क्या देखता है, एच ई आई। जिस देश का जितना अच्छा है, हेल्थ अच्छा, एजुकेशन अच्छा और इनकम अच्छी है, तो वो देश का विकास भी अच्छा होगा। और यही ह्यूमन किसमें देखा जाता है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक के अंदर इसी चीज को नोट किया जाता है। जल्दी से नोट करें। अब एक केवल लास्ट हम लोगों की एक यहाँ पे धारणा रह गई है, जिसको बोलेंगे हम लोग धारणीयता या सतत विकास। धारणीयता भी बोलते हैं कई जगह, इसको सतत विकास भी बोलते हैं। सतत विकास का अर्थ है, इसको हम 2 कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं। सतत मतलब लगातार विकास होना, अभी है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी,
और उनसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी विकास होना। सतत विकास की अवधारणा में ऐसा विकास, इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ऐसा विकास जो दो काम करे। नंबर एक पॉइंट करे क्या, नंबर एक जो आज के समय जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हों, जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हों और साथ की साथ ये क्या करे, दूसरा काम क्या करे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर भी बुरा प्रभाव न डाले। भविष्य की, ये 2 पॉइंट लिख सकते हो आप, पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर बुरा प्रभाव न डाले। जल्दी से नोट डाउन करें इसको। तो यही लगभग हमारा चैप्टर था। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को 2-4 उदाहरण भी दे सकता हूं, मैं ऊपर लिख देता हूं, तब तक नीचे से नोट डाउन करें। यहां तक मिटा देता हूं मैं। इसके अंदर आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, जैसे क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण सही रहना चाहिए, वो अभी भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काम आएगा। तो इसके अंदर मैं उदाहरण दूं, उदाहरण की बात करें तो जैसे वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण से ये भी एक इसकी अवधारणा आती है हमारी तत्व विकास में। जैसे अभी आप लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम लगाया होगा, एक पेड़ माँ के नाम आप लोगों ने लगाया, तो ये सब वृक्षारोपण इसमें आता है। उसके बाद हम लोग अगर इसमें बात करें, वर्षा जल संचयन, जैसे अभी मानसून सीजन है, वर्षा जल को बचा सकते हैं, इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, आगे से हमें पानी की कमी नहीं होगी। इसमें सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और क्या करेंगे, हम प्रदूषण पे ऊपर नियंत्रण करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण, अगर ये सब चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, विकास के साथ साथ सतत विकास भी करने, आगे धारणिकता की हमारा जो कॉन्सेप्ट है उदाहरणा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बस अगर ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। अगर इसमें मैं एक दो और बात करूं तो इसमें हम नवीकरणीय संसाधन, यहाँ भी अगर हम जैसे संसाधनों की बात करते हैं तो 2 तरह के संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिन जो बार बार प्राप्त हो सकते हैं, जो हमें बार बार प्राप्त हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे सूर्य की धूप हम लोगों को हर रोज मिलती है। जैसे सूर्य की क्या बोलते हैं, धूप, हवा, हवा से बिजली बनाते हैं हम लोग, जल से बिजली बनाते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमें बार बार मिलती रहती हैं, कंटिन्यूटी में बार बार जो चीजें प्राप्त होती हैं, इनको हम संसाधनों के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरे होते हैं अनवीकरणीय। दूसरे कौन से होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका क्या होगा, जिनको हम बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हैं। रिन्यू मतलब जो जो समाप्त हो सकते हैं, जिनको हम नया नहीं बना सकते हैं, जो समाप्त हो सकते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपकी एलपीजी गैस हो गई, ठीक है। तो ये सब जो हमारी गैस है, ये सब उदाहरण हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस, हम सीएनजी, ठीक है, ये सब चीजें हैं जो खत्म हो जाएंगी, तो इसीलिए हमें इन नवीकरणीय चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के जो चैप्टर में आप लोगों ने मेनली पढ़ा है, जो हम लोगों ने, कि विकास क्या है। सबसे पहली बात, क्या सब लोगों के लिए विकास बराबर है? नहीं, विकास की अवधारणा है जो
सब लोगों के लिए अलग 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 हम लोगों ने पढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट पॉइंट जो देखा कि विकास के लक्ष्य देखे थे, भौतिक लक्ष्य और अभौतिक लक्ष्य। भौतिक लक्ष्यों में मेनली आय, पैसे से, सामान से रिलेटेड है। अभौतिक लक्ष्यों में जैसे हमारी स्वतंत्रता, हमारा सम्मान, ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने, सुरक्षा की भावना, ये सब चीजें पढ़ी। केवल धन से ही विकास हमारा संभव नहीं है, ये हम लोगों ने आज देखा। फिर आय का विकास ही एकमात्र, क्योंकि हम लोगों को साथ में क्या, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो केवल आय से नहीं है। फिर आगे आप लोगों ने प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला देखा कि हमारे टोटल इनकम पूरे देश की कितनी है और उसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी, उससे डिवाइड कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। जिस देश की ज्यादा आय होती है उसको लगभग ज्यादा क्या माना जाता है, शिक्षित, ज्यादा विकास या विकसित माना जाता है। लेकिन अकेली केवल यही क्या नहीं है, उसके चेक करने का एक क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा भी हम दूसरी चीजें भी बहुत सारी करते हैं प्रति व्यक्ति आय के बाद। अच्छा, फिर हम लोगों ने आगे नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था सार्वजनिक जो हमारी सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाओं में जनता के जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सड़कें हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें, पीने का पानी है, तो ये सब जो स्वच्छता की है, जो साफ सफाई है, जो शहरों में जो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, सरकारी चीजें क्यों करवाती है, क्योंकि सब लोग ये चीजें नहीं खरीद सकते। फिर हम लोगों ने देखा था स्वास्थ्य और शिक्षा का महत्व, जो जितनी ज्यादा स्वस्थ और शिक्षित देश है वो उतना ही ज्यादा क्या करता है, विकास करता है। फिर हम लोगों ने देखा था शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर का अर्थ है 1000 जीवित बच्चों में 1 साल से कम आयु के अगर बच्चे मर जाते हैं। अगर किसी देश की शिशु मृत्यु दर हाई है, ज्यादा है, तो उस देश का विकास भी कम होता है। शिशु मृत्यु दर जितनी कम है वो अधिक विकास करता है। फिर हम लोगों ने देखा था साक्षरता दर, पढ़े लिखे लोग 7 साल या 7 साल से ऊपर के जितने भी अपने देश में नागरिक हैं, बच्चे बूढ़े सब मिला के, तो उन जितनों को पढ़ा लिखना आता है वो क्या है, उस देश की साक्षरता प्रतिशत निकलती है। केरल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे साक्षर राज्यों में आता है और बिहार सबसे कम साक्षर राज्यों में आता है। तो जो जितनी साक्षरता दर जिस देश की ज्यादा है वो उतना ज्यादा क्या करेगा, विकास करेगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नेक्स्ट जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि किसी भी देश में आम नागरिक की औसत आयु कितनी हो, कितने साल जीने की संभावना है। जैसे मैंने बताया अपने देश में भारत में पहले 74 थी, अभी नई जनगणना के हिसाब से बढ़ने के अनुमान है। तो जिस देश की जीवन प्रत्याशा जितनी ज्यादा होगी उस देश का विकास भी उतना ही जल्दी होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर मानव विकास में अकेला आय नहीं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, सम्मानजनक जीवन, पर्याप्त आय, ये सब चीजें आते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी है जो हमारा मानव विकास सूचकांक जारी करता है और उसमें मेनली 3 आधार हैं, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, आय का, ठीक है। फिर लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा सतत विकास। सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जिसमें 2 चीजें मिलती हैं, ऐसा विकास जो आज के हम लोग हैं, हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी क्या करें, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव नहीं डाले। ऐसा नहीं हो कि हम पूरा सब कुछ एलपीजी और जो पेट्रोल है वो सब अभी खत्म कर दे, आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे नहीं। पेड़ वगैरह, पेड़ पौधे अच्छे से लगाएं और हमें नवीकरणीय साधनों का उपयोग करना चाहिए जो बार बार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य की धूप है, सोलर एनर्जी, हवा, जल, नवीकरणीय संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ठीक है, ये सब चीजें। तो इसी आधार पे हम इस चैप्टर को क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये नोट्स आप बनाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट में लिखें अगला आपको क्या पढ़ाई करनी है। थैंक यू।